जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस न्यू टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में सीएजी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित वो सारी जानकारियां जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारी पॉइंट आप लोगों को समझ में आएंगे और आपके जो एग्जाम होंगे उसमें हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जानकारियों के बारे में अगर पूछे आप लोगों से, सबसे पहले आप लोगों को इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। इससे संबंधित अगर भाग पूछे तो भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बातों का उल्लेख हमें संविधान में देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को भाग पूछे तो भाग आप लोगों को पता है भाग 5। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक सीएजी के बारे में संविधान में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में सीएजी से संबंधित प्रावधान हमें संविधान में देखने को मिलता है। ये तो था इनसे संबंधित जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां जो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी चीजें, अगर आप लोगों को एक एक अनुच्छेद को सबसे पहले समझना है, फिर उसके बाद में उससे संबंधित तो अनुच्छेदों को विस्तार से बताऊंगा। पहला आर्टिकल है 148, ठीक है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है सीएजी का पद, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में देखने को मिलता है। ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए, सीएजी के पद से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो कि परीक्षाओं में कभी कभार देखने को मिलता है। क्लियर है? देखिए, सीएजी के पद की अगर मैं बात करूं, इनके क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता, इनकी योग्यता के संबंध में संविधान में स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता। यानी कि क्या है, संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्या कहा मैंने? स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्या बोला मैंने? जो सीएजी होते हैं यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनसे संबंधित जो क्वालिफिकेशंस के बारे में संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान में उनकी योग्यता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसे किस मतलब क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए या फिर कैसे व्यक्तियों को सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सीएजी होते हैं, जो भारत के जो आईएएस होते हैं, उनको जो है सीएजी के रूप में कौन नियुक्त करते हैं? मंत्री परिषद की सिफारिश पर कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसकी सिफारिश पर? मंत्री परिषद की सिफारिश पर। मंत्री परिषद की सलाह या फिर सिफारिश, कोई भी चीज बोल सकते हैं। क्लियर है? तो क्या कहा मैंने? इनकी क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रावधान संविधान में देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो भारत के आईएएस, भारतीय प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, उनको क्या किया जाता है? सीएजी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त कौन करते हैं? अगर नियुक्त से संबंधित प्रावधान पूछे तो नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किनकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है? ये तो था इनकी क्वालिफिकेशन या फिर इनके पद से संबंधित प्रावधान। दूसरी चीजें अगर आप लोगों से पूछे कि शपथ, इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ यानी कि ओथ कहा जाता है। क्लियर है? शपथ से संबंधित प्रावधान पूछे तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये जो है सीएजी की शपथ दिलाते हैं। और ये शपथ किस चीज की लेते हैं? पद प्लस गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्लियर है? ये किस चीज की शपथ लेते हैं? पद तथा गोपनीयता की शपथ जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है बोलने से? शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्लियर है? अब इनको हटाने की प्रक्रिया, देखिए, हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान के बारे में भारतीय संविधान में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इन्हें वही प्रक्रिया से हटाया जाएगा जो कि भारत के किसको, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा।
ये चीजें संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है, एक चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, शपथ अगर पूछे, शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, और शपथ किस चीज का लेते हैं, शपथ जो है अपने पद तथा गोपनीयता की लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया पूछे तो संविधान में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम, क्या लिखा हुआ है, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से जो है इनको भी हटाया जाएगा। ये चीजें उनको साफ शब्दों में लिखा गया है। क्लियर है? ये तो था इनके शपथ और इनको हटाने की प्रक्रिया से संबंधित बातें। क्लियर है? इससे अगर और चीज पूछे, ये तो था शपथ और हटाने की प्रक्रिया से संबंधित बातें। आगे देखते हैं इनसे संबंधित जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। हटाने की प्रक्रिया के बारे में मैं बता दिया, और इनकी नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। हटाया कैसे जाएगा, हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से हटाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं 148 में 149 में लिखा हुआ है, 139 में इनके कार्य एवं शक्तियां। अगर इनके कार्य से संबंधित बातों का मैं उल्लेख करूं तो इनमें कार्य दो प्रकार के होते हैं, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग जिसको कहा जाता है लेखांकन, और एक होता है ऑडिटिंग मतलब लेखा निरीक्षण। अब देखिए ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को थोड़ा सा समझिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सीएजी जो होते हैं क्या काम करते हैं। सबसे पहले ऑडिटिंग को समझिए, अकाउंटिंग को समझिए। अकाउंटिंग का मतलब होता है जांच करना यानी कि किसका, पैसा, या फिर लेखा जोखा जो होता है उसका जांच करना कहलाता है अकाउंटिंग। क्लियर है? यानी कि इसको कहा जाता है लेखांकन, लेखाओं का अंकन करना को कहलाता है लेखांकन। दूसरी चीज आप लोग देखिए, लेखा निरीक्षण से तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा आवंटित किया गया है वो उसी उद्देश्य में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, उस चीज के बारे में निरीक्षण करना लेखा निरीक्षण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है यदि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए पैसा आवंटित हुआ है तो पैसा उसी उद्देश्य के लिए खर्चा हुआ है अथवा किसी अन्य उद्देश्य में खर्चा हुआ है, उसके बारे में यदि जांच किया जाता है तो उसको कहा जाता है ऑडिटिंग या फिर लेखा निरीक्षण। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्या होता है। तो पहले जो है 1976 तक जो है अकाउंटिंग का काम भी केंद्र में करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है सिर्फ कौन सा काम करते हैं, सिर्फ जो है अकाउंटिंग का काम कौन करते हैं, जो भारत के सीएजी होते हैं वो केंद्र में करते हैं, और राज्य में जो है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही काम करते हैं, कौन, सीएजी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सीएजी से संबंधित कार्य एवं शक्तियों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों को पूछे केंद्र में केवल ऑडिटिंग का काम करते हैं, और स्टेट में अगर आप लोगों को पूछे तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करते हैं सीएजी। क्लियर है? उसके बाद 150 अगर अनुच्छेद 150 देखे, अनुच्छेद 150 में लिखा हुआ है प्रारूप, मतलब बजट का जो प्रारूप होता है उसको तैयार करने में राष्ट्रपति को सलाह कौन देते हैं, ये देते हैं, कौन देते हैं, सीएजी जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 151, इसमें रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। रिपोर्ट मतलब क्या, प्रतिवेदन। कहने का मतलब ये है कि जो सीएजी है अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, अगर पूछे तो अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति जो है इसको किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सीएजी जो है अपना रिपोर्ट किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, संसद के समक्ष रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित तो सारी जानकारियां जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ से एक न एक प्रश्न जो है संविधान से जुड़े टॉपिक में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो साथियों ये तो था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जानकारियां। इनके कार्यकाल पूछे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जो इनका कार्यकाल होता है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।